बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट एडवेंचर इमरान सीरीज, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। कदमों की चाप करीब आते ही याकूब ने जल्दी से टॉर्च बुझाई और तेजी से एक बड़ी मशीन की ओट में हो गया। ठीक इसी लम्हे दरवाजा खुला और 2-3 आदमी अंदर घुस आए। फिर एक टॉर्च रोशन हुई और मशीनों और दीवारों पर इसका दायरा चकराने लगा। याकूब कुछ और सिमट गया था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। याकूब ने एक अजनबी की आवाज सुनी। मैंने पहले कहा था जनाब कि बॉस खेतों ही में मिलेंगे। मैंने उन्हें उसी तरफ जाते देखा था। उसके एक साथी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो हमें वहां पर नजर नहीं आया, पहले वाले आदमी ने कहा। दूसरी शिफ्ट में होंगे जनाब, मुमकिन है वो बिजली की लाइनें चेक कर रहे हों, उसके साथी की आवाज उभरी। चलो ठीक है, बाहर चलो और उनको तलाश करके कहो कि हमारे खाने पीने का कुछ इंतजाम कर दें, आने वाले अजनबी ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, याकूब के साथी की आवाज आई। सुनो, हमारी तादाद 15 है। 15 अफराद के खाने पीने का इंतजाम करना, अजनबी ने सख्त लहजे में कहा। बेहतर जनाब, याकूब के साथी ने, और उसके साथ ही ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे वो आप वापस जा रहे हों। उनके जाने के कुछ देर बाद ही याकूब अपनी जगह से निकला और तेजी से उकबी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। फिर उकबी दरवाजे से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद किया और इस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बिजली के मीटर्स लगे हुए थे। मीटर्स बॉक्स के पास पहुंचकर उसने बॉक्स खोलकर जल्दी जल्दी 6-7 कटआउट निकालकर एक जानिब रख दिए और दूसरे कटआउट निकालने लगा। अब उसे देखने वाला यही समझता कि वो काफी देर से वहां मसरूफ है और बिजली की खराबी तलाश कर रहा है। चंद लम्हे बाद ही उसने कदमों की चाप सुनी। फिर उसका एक साथी मोड़ घूमकर सामने आया और उसे देखते ही चौंक पड़ा। बॉस, इंस्पेक्टर साहब आपको तलाश कर रहे हैं, उसने कहा। क्यों, कोई काम है मुझसे? याकूब ने पूछा। वो हमसे खाने का इंतजाम करने के लिए कह रहे हैं जनाब, उसने कहा। ओह, कितने अफराद हैं? याकूब ने कटआउट लगाते हुए कहा। 15 हैं बॉस, उसने कहा। मगर इतने अफराद के लिए खाने पीने का इंतजाम शायद ही मुमकिन हो सकेगा, याकूब ने कहा। मैंने कहा था बॉस, मगर इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि हम बहुत भूखे हैं। जो कुछ भी इंतजाम हो सके कर दो, उसने कहा। ओके, चलो फिर देखते हैं, याकूब ने कहा और आखिरी कटआउट लगाकर बॉक्स बंद किया और टॉर्च उठाकर मातहत के साथ चलने लगा। इमारत के अगले हिस्से में उसे 14 सिपाही और इंस्पेक्टर नजर आए। हेलो, गालिबन तुम ही इस फार्म हाउस और पंप स्टेशन के इंचार्ज हो, इंस्पेक्टर ने याकूब को देखकर कहा। जी हाँ, मेरे मातहत ने मुझे खाने के बारे में बताया है, याकूब ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम चुनली है और मैं इंस्पेक्टर हूँ। बड़ी अफरा तफरी और जल्दी में हमें यहाँ पर भेजा गया था, इसलिए कुछ साथ नहीं ले सके। यही वजह है कि जो तुम्हें इस सिलसिले में तकलीफ दी जा रही है। बराए मेहरबानी तुम हमारे खाने पीने का इंतजाम कर दो, इंस्पेक्टर ने कहा। कोई बात नहीं, जो कुछ इंतजाम हो सकता है वो हम जरूर करेंगे। आप हमारे मेहमान हैं, याकूब ने कहा। शुक्रिया, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। ये सब चक्कर है क्या, और आप यहाँ किसकी तलाश में आए हैं? अपने साथी को खाने का इंतजाम करने के बारे में हिदायत देने के बाद याकूब ने इंस्पेक्टर से पूछा। 2 गैर मुल्की एजेंटों की तलाश में सब हंगामा आराई की जा रही है, इंस्पेक्टर चुनली ने उकताए हुए अंदाज में कहा। गैर मुल्की एजेंट? याकूब ने हैरत से कहा। हाँ, एक औरत और एक मर्द, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। मगर यहाँ इस वीरान जगह पर गैर मुल्की एजेंटों का क्या काम, इंस्पेक्टर साहब? याकूब ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। पता नहीं, हमें तो नाकाबंदी करने और इस तरफ आने वाले हर इंसान की कवायद जमा करने का कागजात देखने और मुतमईन हो जाने के बाद ही शहर में दाखिले की इजाजत देने के अहकामात मिले हैं, इंस्पेक्टर चुनली ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुसलसल भाग दौड़ और सर्चिंग से बुरी तरह से उकता गया हो। वो किस मुल्क के एजेंट हैं जनाब? याकूब ने पूछा। पता नहीं, वैसे हुलिया जो बताया गया है वो दोनों एक्रीमियन सयाहों के रूप में हैं, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। लेकिन ताबाद में वो किस मकसद के लिए आए हैं, और खास तौर पर इस इलाके में इनके आने का क्या मतलब हो सकता है? याकूब ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। पता नहीं क्या है और क्या नहीं, इंस्पेक्टर चुनली ने बेजारी से कहा। तो क्या अब तक वो मिले नहीं हैं आपको? याकूब ने पूछा। अगर मिल गए होते तो हम यहाँ पर क्यों होते? अपने घर की किसी आरामदेह कमरे में आराम कर रहे होते, इंस्पेक्टर चुनली ने उसी अंदाज में कहा। ये बात तो है, याकूब ने सर हिला दिया। ये बताओ कि चाय या कॉफी भी मिल सकेगी, इंस्पेक्टर चुनली ने पूछा। जी हाँ, चाय और कॉफी तो जितनी आप चाहेंगी मिल जाएगी। आप बताएं, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी?
याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉफी ही मंगवा लो, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। जाओ, जाकर पहले कॉफी बनाकर लाओ, जल्दी से, याकूब ने अपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, उसके साथी ने कहा और लौट गया। क्या इन एजेंटों की तस्वीरें भी मिली हैं आपको? याकूब ने कुछ देर बाद पूछा, और इंस्पेक्टर चुनली ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, कि कोई तस्वीर मुहैया नहीं की गई, अलबत्ता उनके हमें हुलिये जरूर बता दिए गए हैं, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। ओह, मगर सिर्फ हुलिये से वो कैसे पकड़े जा सकेंगे? याकूब ने कहा। ना पकड़े जाएं, हमें तो सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब है, जो हम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। वो शायद अपनी ड्यूटी से कुछ ज्यादा ही तंग आया हुआ था, या फिर मुसलसल भागदौड़ ने उसे बुरी तरह से थका दिया था, इसलिए अब वो सिर्फ आराम करना चाहता था। उसे एजेंटों को तलाश करने से कोई मतलब नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस इलाके में जहां इस फार्म हाउस के अलावा कोई और अहम चीज नहीं है, फिर ये गैर मुल्की एजेंट इस इलाके में क्या लेने आए हैं? याकूब ने कहा। यहाँ वो कुछ लेने नहीं आए, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। फिर? याकूब ने अहमकाना अंदाज में पूछा। वो इस राह से शहर जाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर चुनली ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो क्या वो शहर में गड़बड़ करना चाहते हैं? याकूब ने सर हिलाते हुए कहा। शायद ऐसा ही हो, इंस्पेक्टर चुनली ने सर हिलाया। याकूब ने अंदाजा लगाया था कि वो बेहद भूखे हैं। कुछ देर बाद उसके दो साथी कॉफी के कप लेकर आए और सब में बांटना शुरू हो गए। उनकी हालत वाकई बेहद खराब थी। वो जल्दी जल्दी कॉफी पीना शुरू हो गए। इससे कुछ सहारा हो जाएगा, इंस्पेक्टर चुनली ने कप से कॉफी का सिप लेते हुए कहा, और याकूब ने सर हिला दिया। वो सोचा था कि बड़े अच्छे मौके पर इसने इमरान और इसकी साथी लड़की को पानी की पाइपलाइन में उतार दिया, वरना पकड़ लिए जाते और उनके पकड़े जाने के बाद वो खुद भी मारा जाता। वैसे इलाका है हरा भरा, इसे पिकनिक पॉइंट भी बनाया जा सकता है, इंस्पेक्टर चुनली ने कहा। जी हाँ जनाब, पिकनिक पॉइंट की हैसियत से ये इलाका बहुत अच्छा है, याकूब ने कहा। उसे इस बात का इत्मीनान था कि इंस्पेक्टर चुनली और इसके साथियों को इस बात का एहसास तक ना हुआ था कि वो जिनकी तलाश में है वो इन्हीं में से एक है, और उसी ने इन दोनों एजेंटों को जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए शहर की तरफ रवाना कर दिया है। वो जानबूझकर इंस्पेक्टर चुनली से ऐसे सवालात कर रहा था कि बातों बातों में वो इससे मालूम कर सके कि उसे इन एजेंटों के बारे में अब तक क्या मालूमात हासिल हुई हैं और उनकी यहाँ आमद का मकसद क्या है। लेकिन ऐसी कोई बात सामने ना आ सकी कि जिससे ये जाहिर होता कि इन लोगों ने इमरान और इसकी साथी लड़की का सुराग पा लिया हो। वो मुकम्मल अंधेरे में थे। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और रिस्ट वॉच पर नजर डाली। फिर 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो रहा था और उसे यकीन था कि अब तक इमरान और इसकी साथी लड़की शहर के करीब पहुंचने ही वाले होंगे। पाइपलाइन पानी से भरी हुई थी। पानी का प्रेशर काफी तेज था, लेकिन उन्होंने चौंके तैराकी के लिबास पहन रखे थे और उनकी कमरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बने हुए थे, इसलिए वो पानी में उतर गए। पानी का तेज प्रेशर उन्हें अपने साथ बहाए लिए चला जा रहा था। इमरान ने जूलिया का हाथ थाम लिया था और पानी का तेज प्रेशर होने के बावजूद वो यही कोशिश कर रहा था कि वो जूलिया को लेकर पानी के दरमियानी हिस्से में रहे, वरना तेज प्रेशर की वजह से वो पाइपलाइन की साइड्स की दीवारों से टकरा सकते थे। थोड़ी देर बाद पानी का प्रेशर कम होना शुरू हो गया तो इमरान समझ गया कि याकूब ने पंप करने वाली मशीन ऑफ कर दी है। अब उन्हें पानी में तैरने में ज्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़ रहा था। पानी का लेवल भी काफी हद तक नीचे आ गया था, लेकिन पानी तेजी से ही आगे बढ़ रहा था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए हाथ पांव ना मारने पड़ रहे थे। रास्ते में कई जगह पाइपलाइनें मुड़ रही थी, लेकिन इमरान को याकूब ने बता दिया था कि उन्हें सीधी लाइन में सफर करना है, इसलिए वो किसी तरफ मुड़े बगैर सीधी जाने वाली पाइपलाइन में बहते हुए जा रहे थे। और फिर 1 घंटे के बाद वो पाइपलाइन से निकलकर जैसे दरिया में आ गिरे। ये एक बड़ा टैंक था जिसकी लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा थी। उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर इमरान समझ गया कि वो मेन टैंक तक पहुंच चुके हैं। इमरान ने लाइट्स ऑन कर रखी थी। वो लाइट्स इधर उधर डालने लगा और फिर उसने जूलिया को ऊपर की तरफ तैरने का इशारा किया तो जूलिया ने असबाब में सर हिला दिया और फिर वो ऊपर की जानिब तैरने लगे। ऊपर कंक्रीट की छत थी जो हर तरफ से बंद दिखाई दे रही थी। इमरान ने छत के सेंटर में रोशनी डाली तो इसे वहां एक गोल सा दायरा दिखाई दिया। इमरान ने जूलिया को इशारा किया और तेजी से इस दायरे की तरफ बढ़ा। उसने ऊपर जाकर इस दायरे को गौर से देखा तो इसे वहां एक ढक्कन दिखाई दिया। ढक्कन फौलाद का बना हुआ था। इमरान ने ढक्कन पर मखसूस अंदाज में हाथ मारना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद अचानक ढक्कन खुला और अंदर तेज रोशनी आ गई। साथ ही बाहर एक इंसानी साया सा दिखाई दिया। इमरान ने फौरन लाइट ऑफ की और फिर वो इस होल से बाहर आ गया। बाहर 2 आदमी मौजूद थे। उन दोनों ने इमरान को पकड़ा और बाहर खींच लिया। इमरान ने देखा
वो एक खुले इलाके में मौजूद था। अलबत्ता जिस टैंक से वो बाहर आया था, इसके गेट चार दीवारी बनी हुई थी। इमरान ने इन दोनों अफराद की मदद से जूलिया को टैंक से बाहर निकाल दिया। इस चार दीवारी से निकलकर आपको बाहर खेतों की तरफ जाना है। वहां आपको एक इमारत दिखाई देगी। इस इमारत में एक तहखाना है। तहखाने में एक तवील सुरंग है। आपने इस सुरंग में सफर करना है। सुरंग 5 किलोमीटर तवील है। इस सुरंग का दूसरा दहाना एक जंगल में निकलेगा। इस जंगल से निकलकर आप शहरी इलाके में पहुंच जाएंगे। जंगल में आपको एहतियात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ ब्राइट सन के मुसल्ला अफराद फैले हुए हैं। उनमें से एक आदमी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, क्यों, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? इमरान ने पूछा। नहीं, हमारी ड्यूटी यहीं तक है। आप सिलेंडर और तैराकी के लिबास यहीं छोड़ दें, इस आदमी ने कहा। और हमारा सामान जिसकी हमें जरूरत है, इमरान ने कहा। जंगल में एक छोटी सी पुरानी खंडरनुमा इमारत है। उस इमारत के एक पुराने कमरे में 2 बड़े थैले रख दिए गए हैं, जिनमें आपकी जरूरत का तमाम सामान मौजूद है, दूसरे आदमी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम हमारी इस इमारत और तहखाने तक तो रहनुमाई कर सकते हो ना, जहां सुरंग मौजूद है, इमरान ने कहा। नहीं, हम यहां से नहीं जा सकते। आपको खुद ही उस तरफ जाना है, पहले आदमी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उन्होंने तैराकी के लिबास उतारे और फिर वो चार दीवारी से निकलकर बाहर आ गए। थोड़ी ही देर में वो जंगल में इस इमारत के करीब पहुंच गए, जिसके बारे में इन 2 आदमियों ने उन्हें बताया था। इमारत में दाखिल होकर उन्होंने तहखाना तलाश किया और फिर वो तहखाने में मौजूद एक सुरंग के रास्ते इसके दूसरे सिरे पर मौजूद दूसरे जंगल में पहुंच गए। जंगल में दाखिल होते ही इन्हें दूर से ही एक बड़ी इमारत दिखाई दी, जो वाकई खंडर बनी हुई थी। जंगल में उन्हें चंद अफराद दिखाई दिए, जो कांधों पर मशीन गनें लटकाए घूमते दिखाई दे रहे थे। इनकी नजरों से बचकर हमें इस खंडर तक पहुंचना है, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। जमीन पर झाड़ियां फैली हुई थी। झाड़ियां इतनी ऊंची नहीं थी कि वो झुककर चलते हुए खुद को इन मुसल्ला अफराद की नजरों से छुपा सकते हैं। इसलिए वो पेट के बल लेट गए और फिर वो इन झाड़ियों में रेंगते रहे और खंडरनुमा इमारत की तरफ बढ़ने लगे। खंडरनुमा इमारत 2 मंजिला थी, मगर इसकी हालत इंतहाई खस्ता थी और जगह जगह से गिर चुकी थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने गौर से उसे देखा। खैरियत यह थी कि उस तरफ गैलरी तो बनी हुई थी, मगर कोई खिड़की नजर नहीं आ रही थी। सामने घास का एक बड़ा सा ढेर बना हुआ था। दूसरी तरफ 2 मुसल्ला अफराद मौजूद थे। इमरान और जूलिया झाड़ियों में रेंगते हुए घास के इस ढेर तक पहुंच गए और फिर वो घास के ढेर के उकुब में पहुंच गए। इस तरफ 10 गज के फासले पर खंडरनुमा इमारत थी। इमरान और जूलिया इस इमारत में दाखिल हो गए। इमारत खाली पड़ी हुई थी। इस आदमी जिस कमरे की तलाश निशानदही की थी, वहां इन्हें वाकई 2 बड़े थैले मिल गए, जिसमें इनका मतलूबा सामान मौजूद था। इमरान और जूलिया ने थैले कांधों पर डाले और फिर वो इमारत से निकलकर बाहर आ गए और एक बार फिर क्रॉलिंग करते हुए इमारत की मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो जंगल से निकलकर बाहर आ गए। दूर एक सड़क थी, जहां कुछ ही दूर इन्हें कई मंजिला इमारतें नजर आ रही थी। याकूब के कहने के मुताबिक अब वो शहर के किनारे पर मौजूद थे। अब क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने पूछा। शहर में दाखिल होना है, इमरान ने जवाब दिया। याकूब ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो नहीं आया? जूलिया ने पूछा। पता नहीं, इमरान ने कहा। हो सकता है कि याकूब को उसे कॉल करने का मौका नहीं मिला हो, वरना उसका आदमी जरूर आता, जूलिया ने कहा। हाँ, और अगर वो पकड़ लिया गया होगा तो अब तक वो ये बता चुका होगा कि हम किस तरह वहां से फरार हुए हैं, इमरान ने कहा। क्या वो इतने ही कमजोर आदमी है? जूलिया ने पूछा। हाँ, और वो एक आम सा एजेंट है, बाकायदा तरबियत याफ्ता नहीं है और वो जरा सा भी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि पकड़े जाने पर उसने सब कुछ उगल दिया होगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, तब तो हमें यहाँ से फौरन ही दूर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ पहुंचे और हमें बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले, जूलिया ने कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर चलो, सोच क्या रहे हो? जूलिया ने कहा। हाँ चलो, इमरान ने आसपास का जायजा लेने के बाद कहा और वो सड़क के किनारे पर मौजूद दरख्तों के साथ साथ चलने लगे। उनके रुख इन इमारतों की तरफ थे जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। दरख्तों की आड़ में चलते हुए वो इमारतों तक पहुंचे और फिर आराम से सड़क पर चलने लगे। एक सड़क के इख्तिताम पर इन्हें मेन रोड नजर आया, जहां हर तरफ जदीद मॉडल की गाड़ियां दौड़ती भागती नजर आ रही थी। क्या इस शहर में कोई खास ठिकाना है? जूलिया ने पूछा। हाँ, कई हैं। क्यों? इमरान ने कहा। फिर तो पैदल चलने की बजाय हमें टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए, जूलिया ने कहा। हाँ, लेकिन अगर बस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, इमरान ने कहा।
मेन रोड पर पहुंचकर पता चल सकेगा कि बस इधर चल रही है या नहीं। वैसे बस में सफर करने का क्या फायदा है, जूलिया ने कहा। आसानी से सुराग नहीं लगाया जा सकता, इमरान ने कहा। उसके लिए हम टैक्सियां बदल बदल कर भी तो इन्हें डॉज दे सकते हैं, जूलिया ने कहा। अब ऐसा ही करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। और फिर वो आगे बढ़ने लगा। मेन रोड 2 कदम दूर रह गया था। फिर वो मेन रोड पर निकल आए। यहाँ ट्रैफिक अच्छा खासा था, टैक्सियां भी नजर आ रही थी, मगर बस का नाम नहीं था। इमरान ने करीब से गुजरती हुई एक खाली टैक्सी को रोक लिया। फिर एक जगह का पता बताकर वो टैक्सी में बैठ गए। उनके बैठते ही टैक्सी हरकत में आ गई। वो दोनों खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देख रहे थे। अचानक इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। दूर चौराहे पर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थी और कारों, ट्रकों और बसों की लंबी लंबी कतारें थी। शायद पुलिस गाड़ियां चेक कर रही थी। इमरान ने ड्राइवर की जानिब देखा, जो बेहद छिलाया हुआ नजर आने लगा था। फिर वही चेकिंग। ड्राइवर बड़बड़ाया। बात क्या है दोस्त, इमरान ने हमदर्दाना लहजे में ड्राइवर से पूछा। सुबह से पूरे शहर में चेकिंग का सिलसिला जारी है जनाब। शहर से बाहर जाने और बाहर से अंदरूने शहर जाने वाले सारे रास्तों पर ये सब इसी तरह से खड़े हैं और हर गाड़ी चेक कर रहे हैं, ड्राइवर ने कहा। कोई खास बात है क्या, इमरान ने पूछा। पता नहीं, बस एक नजर गाड़ी में डालते हैं, सवारियों को देखते हैं और आगे बढ़ने का इशारा कर देते हैं। पता नहीं किसकी तलाश है इन्हें, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। ओह, शायद इन्हें किसी खास मुजरिम की तलाश होगी, इमरान ने कहा। इतनी तफसील के बाद वो समझ गया था कि ये सब उन्हीं की तलाश में किया जा रहा है। ऐसी चेकिंग से इनको तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमारा सारा काम ही चौपट होकर रह जाता है। घंटों लंबी लंबी कतारों में लगे रहना पड़ता है और शहर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ड्राइवर ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है, ड्राइवर ने चिल्लाहट भरे लहजे में कहा। और इमरान का जहन बड़ी तेजी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की तरकीब सोचने लगा। वो टैक्सी से उतरते तो ड्राइवर मशकूक हो सकता था। मुमकिन था कि वो पुलिस को मुतला कर देता। इस तरह वो बुरी तरह से फंस जाते। अगर जब फंसे हुए तो वो अब भी थे। कारों की कतार में टैक्सी जो की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और वो पुलिस की चुंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अहमद अली एक कस्बे में अपने मखसूस दफ्तर में बैठा हुआ था। इसके हाथ में कॉफी का कप था। उसने कॉफी का सिप लेने के लिए कप मुंह से लगाया ही था कि बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। उसने कप मेज पर रखा ही था कि भारी कदमों की चाप उभरी। फिर धड़ से दरवाजा खुला और मुसल्लह अफराद अंदर घुस आए और वो उछलकर उठकर खड़ा हुआ था। फिर वो इनसे कुछ पूछना ही चाहता था कि मुसल्लह अफराद तेजी से 2 कतारों में बढ़ते चले गए और एक लंबा तरंगा और मजबूत जिस्म वाला नौजवान तेजी से अंदर घुस आया। वो चंद लम्हे अहमद अली को घूरता रहा। तुम्हारा नाम, उसने करख्त और सफाक लहजे में कहा। ताइसी, अहमद अली ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम हो ताइसी, सादा लिबास वाले ने उसे घूरते हुए कहा। जी हाँ, मगर बात क्या है, अहमद अली ने पूछा। उसने अपने चेहरे पर संजीदगी और मासूमियत तारी कर ली थी। यह और बात है कि वो समझ गया था कि किसी वजह से उसका या तो भांडा फूट गया है या फिर इमरान और इसकी साथी लड़की को किसी ने इसके साथ देख लिया है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए थे। मगर क्या इमरान भी पकड़ा गया, उसने सोचा। मगर उसे ज्यादा सोचने की मोहलत नहीं मिली, क्योंकि सादा लिबास वाले के अल्फाज ने उसकी शुबे की तस्दीक कर दी थी। इसे बाहर लाओ, नौजवान ने अपने साथियों से कहा और मुड़कर तेजी से बाहर निकल गया। मुसल्लह अफराद ने मशीन गनों का रुख अहमद अली की तरफ कर दिया। चलो बाहर, वरना, एक मुसल्लह आदमी ने सर्द लहजे में कहा और साथ ही आगे बढ़कर इसका बाजू खींचा। मैं चल रहा हूं, अहमद अली ने गुर्राकर कहा और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मगर मुसल्लह अफराद इतने शरीफ नहीं थे जितना उसने उन्हें समझ लिया था। वो तो दरिंदे थे। उनमें से एक ने उकुब से इसकी कमर पर लात मारी और बेखबरी में लगने वाली इस ज़र्ब ने उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जमीन पर गिरकर उसने 2-3 कलाबाजियां खाना शुरू की ही थी। फिर वो उठा और सादा लिबास वाले के सामने जाकर तन कर खड़ा हो गया। ये ज्यादती किस लिए है जनाब, और आप लोग कौन हैं? अहमद अली ने सख्त लहजे में कहा। बकवास मत करो और बाहर चलो, वरना यहीं भून कर रख देंगे, एक आदमी ने अचानक अहमद अली के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। तो अहमद अली का चेहरा ना सिर्फ दूसरी तरफ घूम गया बल्कि सुर्ख होता चला गया। उसका जिस्म तन गया था, लेकिन उसने फौरन ही खुद को कंट्रोल कर लिया। ये जुल्म है, अहमद अली ने एहतजाज करने वाले लहजे में कहा। बाहर चलो जल्दी, थप्पड़ मारने वाले आदमी ने उसे धकेलते हुए कहा। तो अहमद अली बाहर चल पड़ा। लंबा तरंगा नौजवान बाहर ही मौजूद था। उसके चेहरे पर इंतहाई दरस्तगी और करख्तगी के तासुरात नुमाया थे।
वो अहमद अली की तरफ मुड़ा और उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। आप लोग कौन हैं जनाब, और ये सब किस लिए कर रहे हैं? अहमद अली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो इस नौजवान को देखते ही पहचान गया था। इस आदमी का ताल्लुक ब्राइट सन से था और उसका नाम चीकाई था। मेरा नाम चीकाई है और मेरा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से है, इसलिए मैं तुमसे जो पूछूंगा इसका मुझे सही सही जवाब देना। अगर तुमने झूठ या बोलने या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बेहद भयानक होगा, समझे तुम? चीकाई ने सर्द लहजे में कहा। ओह ठीक है जनाब, मैं सच बताऊंगा, अहमद अली ने जवाब दिया। आज दोपहर के वक्त इंडस्ट्रियल एरिया और रेलवे क्रॉसिंग पर जब ट्रेन रुकी हुई थी, तुम अपनी जीप लेकर वहां गए थे, क्यों? चीकाई ने इसी तरह इंतहाई दरश्त लहजे में कहा। तो अहमद अली को सर्दी की तेज लहर अपनी रीढ़ की हड्डी में सरायत करती हुई महसूस हुई। उसका दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा गया था। क्या ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? अहमद अली ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जवाब दो, पीछे से एक आदमी ने उसकी गर्दन पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ मैं गया था वहां जब, मगर अहमद अली ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसने छुपाना बेकार समझा था क्योंकि वो समझ गया था कि भांडा फूट गया है। वहां ट्रेन से उतरने वाले एक जोड़े को तुमने जीप में सवार कराया था, वो जोड़ा अब कहाँ है? चीकाई ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसका लहजा इस कदर सर्द था कि अहमद अली बुरी तरह से काम कर रह गया। जोड़ा? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने किसी को भी जीप में सवार नहीं कराया जनाब, अहमद अली ने कहा। बकवास मत करो, तुमने एक मर्द और एक औरत को अपनी जीप में सवार कराया और इधर लेकर आए थे, चीकाई ने गुर्राते हुए कहा। ये झूठ है, अहमद अली ने कहा। फिर सच क्या है, बोलो। तुम वहां गाड़ियों की क्रॉसिंग के वक्त क्यों जीप लेकर गए थे? चीकाई ने दुरुस्त लहजे में कहा। बताता हूँ जनाब, अहमद अली ने मुतजब्जब लहजे में कहा। जल्दी बताओ वरना समझ लो कि क्या हशर होगा तुम्हारा, चीकाई ने कहा। वहां रोजाना क्रॉसिंग के वक्त मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आती है, मैं उसी से मिलने वहां जाता। उससे पहले कि अहमद अली अपनी बात पूरी करता, अचानक उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछलकर पीछे की तरफ गिरा। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, पीछे खड़े आदमियों ने उसे फौरन संभाल लिया और उसे सीधा कर दिया। चीकाई ने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उसका हाथ इस कदर भारी था कि अहमद अली का दिमाग घूम गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे दांत निकाल दूंगा, सच बताओ जल्दी, वरना, चीकाई ने उसके सामने मुक्का लहराते हुए कहा। मैं सच बोल रहा हूं जनाब, अहमद अली ने हिकलाती हुई आवाज में कहा। ये ऐसे नहीं मानेगा जनाब, आप इसे हमारे हवाले कर दें, हम इसकी एक एक हड्डी तोड़कर इससे सारी सच्चाई उगलवा लेंगे, पीछे खड़े एक आदमी ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है शुरू हो जाओ, इसे इस वक्त तक मारते रहो जब तक ये सच बोलने पर आमादा ना हो जाए, चीकाई ने गुर्राते हुए कहा। यस सर, इन अफराद ने कहा और वो इस पर टूट पड़े। लाते मुक्के थप्पड़ डंडे इस पर बरसते रहे, यहां तक कि अहमद अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो बुरी तरह से चीख रहा था, उसे अपने जिस्म की एक एक हड्डी टूटती हुई महसूस हो रही थी। रुक जाओ प्लीज, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, अहमद अली ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तो चीकाई ने अपने साथियों को हाथ के इशारे से उसे मारने से रोक दिया। उसके साथी रुक गए तो चीकाई ने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटने का कहा, तो वो सब तेजी से पीछे हटते चले गए। अब बोलो जल्दी, चीकाई गुर्राया। मैंने इन दोनों को यहाँ लाकर छोड़ दिया था, अहमद अली ने खून तोपते हुए कर्रा कर कहा। यहाँ कहाँ? चीकाई ने गुर्रा कर कहा। फार्म हाउस के सामने वाले खेतों के उकुब में सड़क पर, अहमद अली ने कहा। अब वो कहाँ है? चीकाई ने पूछा। पता नहीं, यहाँ से वो एक कार पर रवाना हुए हैं, अहमद अली ने मुर्दा लहजे में कहा। कार पर? कौन सी कार पर, और वो कहाँ गए हैं? चीकाई ने कहा तो अहमद अली ने तफसील से एक एक बात बताने लगा। उसे कोई बात नहीं छुपाई थी। फिर उसे ट्रांसमीटर भी निकालकर सादा लिबास वालों को दे दिया। अपना असल नाम बताओ, चीकाई ने कहा। अहमद अली ने रसते हुए लहजे में कहा। ले चलो इसे, चीकाई ने कहा, और उसके साथियों ने इसे उठाकर किसी बोरी की तरह से जीप में फेंक दिया। 10 मिनट बाद कई जीपें तेजी से इस फार्म हाउस की जाने पड़ रही थी जिसकी अहमद अली ने निशानदही की थी। फार्म हाउस पहुंचकर उन्होंने फौरन वहां पर घेरा डाल दिया। फिर याकूब तक पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। याकूब के सामने पहुंचकर सादा लिबास वाला ठहर गया। अहमद अली की हालत इंतहाई नाजुक थी, वो मजीद तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने याकूब के बारे में उन्हें बता दिया था। थोड़ी ही देर में चीकाई के साथी याकूब को लेकर उसके सामने आ गए, जिसकी हालत उन्हें देखकर ज्यादा ही खराब हो गई थी।
लेकिन वो खुद को नॉर्मल रखने और संभालने की भरपूर कोशिश कर रहा था। क्रॉसिंग एरिया में हमने एक जीप के टायरों के निशान चेक किए थे। इन निशानों से हमें जीप के मॉडल का पता चल गया और एक कारखाने के करीब से जब ये जीप गुजरी थी तो उस जीप में तुम्हारे इस आदमी के साथ एक जोड़ा भी मौजूद था जो एक्रीमियन था। हमने वो फुटेज हासिल कर ली है और तुम्हारे इस साथी को ट्रेस करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसने सारी सच्चाई उगल दी है। तुम इसका हश्र देख रहे हो? अगर तुम सब कुछ उगल दोगे तो तुम तोड़फोड़ से बच जाओगे, वरना तुम्हारा हश्र इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। चीकाई ने याकूब को घूरते हुए कहा। क्या पूछना चाहते हो? याकूब ने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इनसे जरा सा भी खौफ ना हो। यही कि पाकिस्तानी एजेंटों को तुमने कहां छुपाया है? सादा लिबास वाले ने पूछा। पाकिस्तानी एजेंट? कौन पाकिस्तानी एजेंट? याकूब ने हैरत से पूछा। वो जोड़ा जिससे कार पर अहमद अली ने तुम्हारे पास पिछले फार्म हाउस से रवाना किया था, सादा लिबास वाले ने कहा। मैं ना किसी अहमद अली को जानता हूं और ना ही किसी एक्रीमियन जोड़े को, याकूब ने बेबाकी से कहा। अहमद अली को यहां पर लाओ, उसकी आंखों के सामने, ताकि ये इसका हश्र देख सके। चीकाई ने अपने साथियों से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस सर, उसके साथियों ने कहा और दूसरे लम्हे वो बड़ी बेदर्दी से अहमद अली को जीप से उतारकर खींचते हुए लाए और सादा लिबास वाले के सामने इसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसे पहचानते हो? चीकाई ने गुर्रा कर कहा। उसकी नजरें याकूब पर जमी हुई थी। वो एक भयानक और इंतहाई खूंखार दरिंदा दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। कौन है ये? याकूब ने खुद पर काबू रखते हुए कहा। तुम बताओ, क्या तुम इसे जानते हो? चीकाई ने नीचे पड़े हुए अहमद अली की पसलियों पर जोरदार ठोकर मारते हुए कहा। तो अहमद अली बुरी तरह से तड़प कर बोला। बोलो, जल्दी बोलो, वरना। चीकाई ने एक और ठोकर मारी तो अहमद अली की चीख गूंजती चली गई। हाँ, मैं जानता हूं, ये याकूब है, मेरा बॉस, अहमद अली ने जल्दी से कहा। अब क्या कहते हो? सादा लिबास वाला गुर्राया। यही कि मैं इसे नहीं जानता। न जाने कितने लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं। मुमकिन है ये उन्हीं में से एक हो, याकूब ने अपने लहजे में एतमाद पैदा करते हुए कहा। इसे पकड़कर दरख्त से बांधो, चीकाई ने मुड़कर अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। यस सर, इसके एक साथी ने कहा। फिर वो याकूब की तरफ बढ़े ही थे कि चीकाई ने उसे रोक दिया। रुको, इस तरह वक्त जाया होगा, चीकाई ने कहा। फिर सर? उसके एक साथी ने पूछा। खड़े रहो, चीकाई ने कहा। फिर रिवॉल्वर निकालकर उसे दस्ते की बजाय नाल से पकड़कर याकूब के सामने जाकर खड़ा हुआ। फिर उसका हाथ पकड़कर उंगलियां मेज पर रखी। फिर इससे पहले कि याकूब को समझता, सादा लिबास वाले ने पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर का दस्ता उसकी उंगलियों पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे याकूब के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, लेकिन सादा लिबास वाले का हाथ बेदरपे जरबे लगा रहा था। उसका हाथ इसी वक्त रुका जब याकूब की उंगली की हड्डियां ना सिर्फ चूरा हो गई थी, बल्कि उनके फटे हुए गोश्त से खून बहने लगा था। हाँ, अब बोलो, क्या कहते हो? बोलो, चीकाई ने सर्द लहजे में कहा। तो याकूब कांप कर रह गया। तकलीफ की वजह से उसका चेहरा मस्क होता चला गया था। क्या चाहते हो? याकूब नीम मुर्दा लहजे में बोला। इस पर बार बार गशी तारी हो रही थी। वो जोड़ा कहाँ है जिसे अली अहमद ने तुम्हारे पास भेजा था? सादा लिबास वाले ने पूछा। मैं नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसा रहा है, याकूब ने लरसती हुई आवाज में कहा। तो चीकाई गुर्रा कर रह गया। उसके चेहरे पर दर्शकगी और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, अब या तो तुम मुझे सब कुछ बताओगे या फिर कब्र में ये राज लेकर जाओगे, चीकाई ने कहा। साथ ही उसे रिवॉल्वर का चैम्बर खोला और उसमें से सारी गोलियां निकाल ली। उसने एक गोली छोड़कर बाकी सारी गोलियां अपने कोट की जेब में डाल ली। फिर उसने इस एक गोली को रिवॉल्वर के चैम्बर के एक खाली खाने में डाला और चैम्बर एक झटके से बंद कर दिया। साथ ही उसे हथेली मारकर चैम्बर को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। याकूब गौर से उसे ये सब करता देख रहा था। चीकाई ने अचानक रिवॉल्वर याकूब के सर से लगा दिया। इस रिवॉल्वर में अब सिर्फ एक गोली है। गोली चैम्बर के किस खाने में है ये मैं भी नहीं जानता। ट्रिगर दबाता जाऊंगा, हो सकता है कि पहली बार ही में गोली चल जाए। गोली चलते ही तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े उड़ जाएं, या फिर हो सकता है कि तुम्हें 7 चांस मिल जाए। लेकिन ये याद रखो, जिंदगी के लिए तुम्हें 7 चांस मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और ये चांस कम भी हो सकते हैं। इसलिए सोच लो कि इस जोड़े के बारे में बताना चाहोगे या इसी तरह बेमौत मरना पसंद करोगे, चीकाई ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो याकूब कांप कर रह गया। मैं याकूब ने हिकलाते हुए कहा।
इसी लम्हे चीकाई ने ट्रिगर दबा दिया। खट की आवाज सुनाई दी और याकूब को जोरदार झटका लगा और वो एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। तुम्हें एक चांस मिल गया है, बोलो, चीकाई ने कहा। मैं नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूं, याकूब ने हिकलाती हुई आवाज में कहा। तो चीकाई ने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। इस बार भी गोली ना चली थी, लेकिन खट की आवाज ने याकूब को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। शदीद सर्दी के बावजूद उसके जिस्म के मसामों से पसीना बह निकला था। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें 2 चांस मिले हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती, इसलिए बोल दो इसी में तुम्हारी भलाई है, चीकाई ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। याकूब तो जैसे गंग सा होकर रह गया था। चीकाई ने एक बार फिर ट्रिगर दबाया तो इस बार याकूब के मुंह से तेज चीख निकल गई। उससे यूं महसूस हुआ जैसे इस बार गोली चल गई हो और उसकी खोपड़ी के सैकड़ों टुकड़े बिखर गए हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। गोली नहीं चली थी। मौत के खौफ और दहशत ने याकूब को चीखने पर मजबूर कर दिया था। बोलो वरना, चीकाई ने घुर्रा कर कहा और ट्रिगर पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। रुक जाओ, मैं बताता हूं, मैं बता देता हूं, याकूब ने यकलख्त बुरी तरह से चीखते हुए कहा। गुड, बोलो कहां गए हैं वो दोनों, चीकाई ने कहा। दारुल हुकूमत में, याकूब के मुंह से निकला। वो यहां से किस तरह गए हैं, कार पर या किसी और जरिए से, चीकाई ने पूछा। नहीं, वो कार या किसी दूसरे जरिए से नहीं गए, वो याकूब ने खौफ से भरे लहजे में कहा। क्या मतलब, चीकाई ने चौंकते हुए कहा। वो दोनों पाइपलाइन के जरिए यहां से गए हैं, याकूब ने कहा तो चीकाई बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या कहा तुमने? वो पाइपलाइन के जरिए गए हैं? कौन सी पाइपलाइन? क्या तुम्हारा दिमाग सही है, चीकाई ने हैरत और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा। मैं सच बोल रहा हूं, वो वाटर पाइपलाइन के जरिए गए हैं, मैंने इसी रास्ते से उन्हें भेजा है, याकूब ने कहा। मुझे अहमक बनाने की कोशिश मत करो, नॉनसेंस, वो पानी की पाइपलाइन से कैसे जा सकते हैं, बोलो, चीकाई ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सच बोल रहा हूं जनाब, वो दोनों यहां से पाइपलाइन के जरिए ही गए हैं, याकूब ने लरसते हुए लहजे में कहा। मगर कैसे, चीकाई ने हैरत भरी लहजे में कहा। और फिर याकूब ने उसे बताना शुरू कर दिया कि वो किस तरह से तैराकी के लिबास पहनकर पाइपलाइन में उतरे थे और उसे जानबूझकर पावर मुनक़ता कर दी थी ताकि वो आसानी से पानी में तैरते हुए मेन टैंक तक पहुंच सके। वहां उसके आदमी मौजूद थे जो उन्हें टैंक से निकालकर आगे रवाना कर सकते थे। ये सब सुनकर चीकाई हैरान रह गया। वो याकूब की जानिब ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे इसकी बातों पर यकीन ना आ रहा हो। उसके नजदीक किसी इंसान का तेज रफ्तार पानियों के पाइपों में तैराकी के लिबास पहनकर जाना नामुमकिन था। पानी का तेज रफ्तार बहाव उन्हें दीवारों से टकरा कर पाश कर सकता था। इसके अलावा वो बेहतरीन तैराक भी होते तो रास्ते में पाइपलाइनें जगह जगह से मुड़ जाती थी, वो किसी भी तरफ बह सकते थे। फिर इनका इस तरह शहर को पानी की सप्लाई करने वाले टैंक में पहुंचना नामुमकिन था। क्या तुम सच बोल रहे हो? वो वाटर लाइन के जरिए ही गए हैं, चीकाई ने कहा, जैसे वाकई अभी तक इसे याकूब की बातों पर यकीन ना आया हो। हाँ, वो वाटर लाइन के रास्ते ही शहर गए हैं, याकूब ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ। ये बताओ कि शहर वाले फार्म हाउस पर तुम्हारा कौन सा आदमी है, चीकाई ने पूछा। सुईची, उसका नाम सुईची है, याकूब ने बताया। वो दोनों जासूस शहर में कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब यह है कि कहाँ ठहरेंगे, चीकाई ने पूछा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, याकूब ने कहा। क्या वो पाकिस्तानी एजेंट हैं? चीकाई ने पूछा। पता नहीं, मुझे सिर्फ इनकी मदद करने के अहकामात मिले थे, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता, याकूब ने इनकार में सर हिलाया। अहकामात किसने दिए थे? चीकाई ने सर्द लहजे में पूछा। मेरे चीफ ने, जिसके लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा था, याकूब ने कहा। नाम बताओ, चीकाई ने कहा घुराया। सुपर बॉस। मैं उसे सुपर बॉस के नाम से ही जानता हूँ, उसके असल नाम से वाकिफ नहीं हूँ, याकूब ने जवाब दिया। तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चीकाई ने घुरा कर कहा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, याकूब ने कहा। ये सच नहीं है, सच बोलो वरना, चीकाई ने उसके सर पर रखे हुए नाल को दबाते हुए कहा और ट्रैकर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। याकूब लरस कर रह गया। बोलो वरना, चीकाई ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर ट्रैकर दबा दिया। इस बार भी गोली ना चली, लेकिन खटके की आवाज ने जैसे याकूब की खौफ से जान निकाल दी थी। वो सुपर बॉस है, सिर्फ सुपर बॉस, याकूब ने कहा। उसका पता ठिकाना, चीकाई ने होंठ भेजते हुए कहा। कुछ मालूम नहीं, वो मुझसे सिर्फ ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करता है,
लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर, जिससे पता चलता है कि वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, याकूब ने कहा। तो तुम वाकई उसके बारे में कुछ नहीं जानते? चीकाई ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, याकूब ने कार में सर हिलाते हुए कहा। यहाँ तुम्हारे साथ और कितने एजेंट हैं? चीकाई ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। पता नहीं, अहमद अली और सुईची के अलावा और किसी को नहीं जानता, और ना ही किसी और से मेरा कोई राब्ता है, याकूब ने कहा। सुईची का असल नाम बताओ, चीकाई ने कहा। शमसुद्दीन, उसका असल नाम शमसुद्दीन है, याकूब ने जवाब दिया। तुम्हें अदायगी कैसे होती रही है? चीकाई ने पूछा। बैंक के जरिए से, याकूब ने बताया। क्या तुम्हें बजरिया बैंक अदायगी की जाती है? चीकाई ने चौंक कर कहा। हाँ, याकूब ने सर हिला दिया। चेक मिलता है तुम्हें? चीकाई ने पूछा। नहीं, सुपर बॉस को मेरा अकाउंट नंबर मालूम है, वो बैंक में रकम जमा करवाकर ट्रांसमीटर पर मुतला कर देते हैं, याकूब ने कहा। न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, चीकाई ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता रहा हूँ, याकूब ने अपने लहजे में कदरे सख्ती लाते हुए कहा। तो चीकाई गुर्रा कर रह गया। अब मुझे छोड़ दो, याकूब ने कराते हुए कहा। सॉरी, तुम जैसे गैर मुल्की एजेंटों को हम किसी सूरत में छोड़ नहीं सकते, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। डाल दो इन दोनों को बांधकर जीप में, चीकाई ने पहले इससे और फिर अपने साथियों की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। तो उसके साथियों ने याकूब और अहमद अली दोनों को रस्सियों से बांधा और फिर उन्हें उठाकर जीपों के ऊपरी हिस्से में डाल दिया। इस सारी जगह की तलाशी लो, इंतहाई बारीक बीनी से, कोई एक छोटे से छोटा सुराग भी छूटना नहीं चाहिए, चीकाई ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। तो उसके साथी तेजी से बिखरते चले गए। हमने चीफ के अहकामात पूरे कर दिए, ज्यादा से ज्यादा ये लोग हमें 6-7 साल की सजा देंगे और बस, याकूब ने कहा। ये लोग हमें हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे और हमसे असलियत उगलवाने के लिए हम पर मजीद तशद्दुद करेंगे, अहमद अली ने पास पड़े बंदे हुए याकूब से मुखातिब होकर आहिस्ता आवाज में कहा। मैं जानता हूं, याकूब ने संजीदगी से कहा, और हमें इतनी सख्त भी नहीं है कि हम इनका तशद्दुद बर्दाश्त कर सकें, अहमद अली ने कहा। हाँ, अजियतें मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होंगी, याकूब ने कहा। तो फिर क्या करें? अहमद अली ने होंठ फेंकते हुए कहा। मौत के खौफ से हमने इन्हें बहुत कुछ बता दिया है। हम इमरान साहब के साथ अपने वतन के भी दुश्मन बन गए हैं। ये दुरुस्त है कि हमने उन्हें ये नहीं बताया कि वो एजेंट कौन थे और कहां से आए थे और हमारा चीफ कौन है, लेकिन हमने उन्हें जो कुछ भी बताया है वो भी गद्दारी के जुमरे में आता है। अगर हम बच भी गए तो चीफ को इन सब के बारे में पता चल जाएगा। चीफ की दी हुई मौत इंतहाई अजियतनाक होगी, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा, चाहे वो मुझे गोलियां ही क्यों ना मार दे, याकूब ने कहा। तो क्या आपके ख्याल में वो हमें हेडक्वार्टर ले जाकर और अजियतें देने के बाद जिंदा छोड़ देंगे? अहमद अली ने कहा। नहीं, वो किसी सूरत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याकूब ने कहा। तो फिर क्या करना चाहिए? अहमद अली ने कहा। हमने इन्हें जो कुछ बताना था बता दिया है, अब और नहीं, इसलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया है। मैंने उन्हें जो कुछ बताया है इसकी सजा मेरे लिए सिर्फ मौत है, और मैं उनकी दी हुई अजियतनाक मौत से नहीं बल्कि अपनी मौत आप मरना चाहता हूँ, और अब मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, याकूब ने अज़म भरे लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? अहमद अली ने चौंक कर कहा। मेरे नाखूनों में ब्लेड लगे हुए हैं, इन ब्लेडों की मदद से मैं रस्सियां काट रहा हूँ। रस्सियां काटती मैं उछलकर इन मुसल्लह अफराद पर हमला कर दूंगा और यहाँ से फरार होने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, वरना जाहिर है कि इनकी गोलियों का शिकार बन जाऊंगा। दोनों सूरतों में मुझे इनसे निजात मिल जाएगी और ये मुझसे मजीद कुछ उगलवा ना सकेंगे, याकूब ने कहा। उसने सर उठाकर देख लिया था कि जीप से कुछ फासले पर 4 मशीन गन बरदार मौजूद थे। वो इनसे फासले पर थे, इसलिए वो इनकी बातें सुन ना सकते थे। वैसे भी वो दोनों निहायत धीमी आवाज में पाकिस्तानी जबान में बातें कर रहे थे, इसलिए अगर वो इनकी बातें सुन भी लेते तो समझ नहीं सकते थे। ब्लेड तो मेरी उंगलियों के नाखूनों में भी लगे हुए हैं और मैंने रस्सियां काटने की कोशिश भी करना शुरू कर दी है, अहमद अली ने मुस्कुराकर कहा। तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? याकूब ने कहा। हाँ, मुझ में इतना दम नहीं है कि मैं उनकी दी हुई अजियतें बर्दाश्त कर सकूं। उनकी दी हुई अजियतें सहने से बेहतर है कि मैं या तो इनके कब्जे से निकलने की कोशिश करूं या फिर अपनी जान दे दूं, अहमद अली ने कहा। तो फिर तैयार हो जाओ, मेरे हाथों की रस्सियां कट चुकी हैं, अब मैं टांगों की रस्सियां काटने की कोशिश करूंगा। हमें जीप की सीटों के नीचे डाल दिया गया है, इसलिए वो हमें रस्सियां काटते नहीं देख सकते। रस्सियां कटते ही हम उठकर खड़े होंगे,
और एक साथ बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद पर हमला कर देंगे। जीप के पास 4 मुसल्लह अफराद हैं। साइडों में और भी मौजूद हो सकते हैं। अगर यही 4 हुए तो हम इन पर एक साथ हमला करके नहीं गिरा सकते हैं और हमारे पास बच निकलने का भी चांस होगा। लेकिन अगर दाएं बाएं और अफराद हुए तो वो हमें गोलियों से भून देंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? याकूब ने कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ, अहमद अली ने कहा। गुड, तो जल्दी से अपने हाथ और पैरों को आजाद करो, याकूब ने कहा। और फिर वो बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद पर नजर रखता हुआ उंगलियों के नाखूनों में मौजूद ब्लेडों से बाकी मांदिया रस्सियां भी काटने लगा। कुछ ही देर में वो रस्सियों से आजाद था। अहमद अली भी रस्सियां काट चुका था। वो दोनों खिसक कर एक दूसरे के पास आए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने एक साथ सर उठाकर जीप के पीछे खड़े 4 मुसल्लह अफराद की तरफ देखा जो आपस में बातें करने में मसरूफ थे। दाएं तरफ मौजूद 2 अफराद को तुम संभालना, बाएं तरफ खड़े दोनों आदमियों को मैं संभाल लूंगा, आगे हमारी किस्मत, याकूब ने कहा। तो अहमद अली ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों यकलख्त उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह उठकर खड़े होते देखकर जीप के बाहर खड़े 4 अफराद मुसल्लह चौंक पड़े। उन्होंने मशीन गनें सीधी की ही थी कि अहमद अली और याकूब ने यकलख्त लंबी छलांगी लगाई और एक साथ 2-2 मुसल्लह अफराद पर जा गिरे। चारों मुसल्लह अफराद के हाथों से मशीन गनें निकल गई थी। उन्होंने उठकर संभलने और इन्हें काबू करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अहमद अली और याकूब के जिस्मों में जैसे पारा सा भर गया था। इन चारों को गिराते ही वो मार्शल आर्ट्स का बेहतरीन मुजाहिरा करते हुए इन पर टूट पड़े और उन्होंने इन चारों को लातों और मुक्कों से इस बुरी तरह मारना शुरू कर दिया कि इनकी चीखें निकल गईं। लामहला इनकी चीखें अंदर मौजूद चीकाई और इसके साथियों तक पहुंच चुकी थी। उन्हें अंदर से दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। मशीन गनें उठाओ जल्दी, याकूब ने चीखकर कहा और खुद भी एक मशीन गन की तरफ झपटा। दूसरे लम्हे एक मशीन गन इसके हाथ में थी। इसी लम्हे अहमद अली ने भी जमीन पर जंप लगाया और एक मशीन गन उठाता हुआ दूसरी तरफ हटता चला गया। उन्हें मशीन गनें उठाते देखकर वो चारों अफराद को खिला गए। वो तेजी से बाकी 2 मशीन गनों की तरफ झपटे, लेकिन इसी लम्हे याकूब ने मशीन गन का रुख उनकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। नीम कॉस में फायरिंग होते ही वो चारों उठते हुए अफराद गोलियों की जद में आ गए और चीखते हुए और लट्टुओं की तरह घूमते हुए गिरते चले गए। इधर फार्म हाउस से 2 अफराद मशीन गनें लेकर बाहर आए ही थे कि अहमद अली ने लेटे लेटे मशीन गन का रुख उनकी जानिब किया और उसे भी ट्रिगर दबा दिया। तरतराहट की तेज आवाजों के साथ इन दोनों अफराद की चीखें बुलंद हुई और वो दोनों दरवाजे के करीब ही गिर गए। चलो, सब अंदर हैं, हम यहां से निकल सकते हैं, चलो जल्दी निकलो, याकूब ने चीखते हुए कहा। इस जीप के इग्निशन में चाबी लगी हुई है, आप जीप स्टार्ट करें, मैं दरवाजे की तरफ मुसलसल फायरिंग करता हूँ, उन्हें बाहर आने का मौका नहीं दूंगा, अहमद अली ने कहा। ठीक है, याकूब ने कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ मुसलसल फायरिंग करता हुआ जीप की तरफ लपका। वो जानता था कि इस इमारत का दाखिली और खारजी रास्ता एक ही है, इसलिए अंदर जाने वाले अफराद किसी और रास्ते से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए वो दोनों इस दरवाजे की तरफ ही फायरिंग कर रहे थे। अंदर से भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन चूंकि वो दरवाजे के पीछे थे इसलिए वो अंदाजे ही से फायरिंग कर रहे थे। यही वजह थी कि वो इनकी फायरिंग से बचे हुए थे। जल्दी याकूब ने जीप की ड्राइविंग सीट संभाली और उसने जीप स्टार्ट की और उसे तेजी से रिवर्स करता हुआ अहमद अली के पास ले आया। जल्दी बैठो, याकूब ने चीख कर कहा और साथ ही उसने एक हाथ से मशीन गन पकड़कर दरवाजे की तरफ फायरिंग करना शुरू कर दी। अहमद अली उछला और फौरन जीप के ऊपरी हिस्से में सवार हो गया। वो फौरन नीचे लेट गया था और उसने मशीन गन जीप के किनारे पर रख दी और दरवाजे की तरफ फायरिंग करने लगा। बॉस, निकले यहां से, अहमद अली ने चीखते हुए कहा। तो याकूब ने जीप को गियर लगाया और एक झटके से आगे बढ़ा दी, लेकिन इसी लम्हे कोई चीज दरवाजे से निकलकर उड़ती हुई आई और अहमद अली के करीब सीटों पर गिरी। अहमद अली ने चौंक कर देखा और फिर ये देखकर इसका रंग यकलख्त जर्द सा हो गया कि वो एक हैंड ग्रेनेड था। बॉस, बम, अहमद अली ने चीखते हुए कहा और उठकर जीप से बाहर छलांग लगा दी। याकूब ने भी बम का सुनते ही जीप को ब्रेक लगाई और तेजी से साइड की तरफ कूद पड़ा। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और जीप के परखच्चे उड़ते चले गए। याकूब और अहमद को यूं महसूस हुआ जैसे जीप के साथ उनके भी परखच्चे उड़ गए हों। उन दोनों के तमाम एहसासात एक साथ ही फना हुए थे, शायद हमेशा के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।